गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास का नेक्स्ट लेसन मूल निवासियों का विस्थापन जो 10वां लेसन है इसका सेकंड लेक्चर करेंगे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अमेरिकी मूल निवासियों को किस प्रकार से यूरोपियों ने उनकी मूल जगह से पीछे धकेल दिया और किस प्रकार से उनके संसाधनों का उपयोग किया उन्होंने। किस प्रकार अमेरिकी लोग समझते थे कि ये लोग असभ्य हैं, इनको सभ्य नहीं बनाया जा सकता, ना तो ये अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और ना ही ये अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, ना ही अच्छा खाना चाहते हैं, ना ये ज़मीन पर अपना मालिकाना हक लेना चाहते हैं। इसके बाद है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। ये उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तर अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुँचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का 1885 में पूरा हुआ। एंड्रिड कार्नेगी ने जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब आप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, जिसने कहा था, पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया। बड़े पैमाने की खेती का विस्तार भी हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए, खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। (1892) में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्य में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं था और जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति अब बन चुका था। संवैधानिक अधिकार। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई, वही पुरानी दुनिया के राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतांत्रिक मुख्य आंदोलन के बीज बोए थे। बदलाव की लहर। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मैरियम के निर्देशन से संपन्न हुआ और एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था, और साथ ही
साथ नागरिकता के लाभों से वंचित भी रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बासिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों की मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक ये सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। पर अब भी ये बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की और ख़ासतौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुराने या उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे।